नमस्कार दोस्तों आप आजाद भारत के भीतर आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस भारत देश में विपक्ष के नेता और राजनीतिक दल की पहचान अपने साथ लेकर के चलने वाले के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि करीब 2 दर्जन मुकदमे इस भारत देश के भीतर उसी दौर में ठोक दिए गए जब इस भारत देश के भीतर सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल इस बात के लिए नाम लेने की जरूरत आज इसलिए भी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी समाज को लेकर के भी मानहानि के मुकदमे हुए। जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे और आज तो गृह मंत्री हैं, उनकी भी मानहानि को लेकर के मुकदमे हुए, आरएसएस को लेकर के भी मुकदमे हुए, देश में वीर सावरकर का नाम लेकर के भी मुकदमे हो रहे हैं। इस भारत देश के भीतर में किसी भी बड़े नेता के खिलाफ इतने कम समय में इस तरीके से सत्ता ने अपने नाम के आश्रय अगर मुकदमा ठोका होगा तो यह सोच करके ही ठोका होगा कि शायद यह मुकदमों में ही उलझ करके रह जाएंगे। और शायद इसीलिए ईडी ने 5 दिनों तक लगातार करीब 50 घंटे जब पूछताछ की नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के, तो उस दौर के बाद भी गिरफ्तारी राहुल गांधी की क्यों नहीं हुई, ये सारे सवाल कोई भी पूछ सकता है। और यह भी पूछ सकता है जब इतने सारे मुकदमे राहुल गांधी के ऊपर ठोक दिए गए तो किसी के ऊपर कोई रास्ता निकल क्यों नहीं पाया, यानी समाधान तक बात पहुंची ही नहीं। और क्यों नहीं पहुंची, केवल तारीख दर तारीख क्यों दी गई। और निचली अदालत अगर राहुल गांधी के खिलाफ यदि फैसला सुनाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे पलट देती है। तो क्या इस भारत देश के भीतर में राहुल गांधी की पूरी राजनीति से वर्तमान समय में सत्ता घबरा गई है? क्या उसको इस बात का डर हो गया है कि इस भारत देश के भीतर में राहुल गांधी की राजनीति दरअसल एक ऐसी परिस्थिति को पैदा कर चुकी है जहां पर सत्ता केवल कहते रह गया और वहीं राहुल गांधी उनके साथ बैठ करके उनके दर्द को बांट करके और उनकी नई परिस्थिति को नई राजनीति में मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ने लगे देश के भीतर, जो सत्ता के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। आज बात हम आपके साथ राहुल गांधी की इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से उड़ान भरते हैं लखनऊ के लिए, और लखनऊ की से गाड़ी से सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर की अदालत में उनकी पेशी होती है और वहां से निकलते हैं वापस लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में एक मोची की दुकान दिख गई उनको, मोची का नाम मतलब चैत्राम कुछ कैमरे पे जो बता रहे थे। राहुल गांधी ने उनसे उनके दर्द के बारे में पूछा, उनके पेशे के बारे में पूछा और एक चप्पल लेकर के उसको सीने की कोशिश भी किया। ये तस्वीर दरअसल वहीं की है। ये तस्वीर के आगे एक दुकान की तस्वीर, जिस दुकान में राहुल गांधी बैठते हैं उसमें जूता लेकर के देखते हैं और बाकायदा संवाद करते हैं। सारी परिस्थितियां बताती है कि समाज के उस तबके से राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक सरोकारों को जोड़ लिया जिसको लेकर के दिल्ली की सांसें लगातार फूलने लगी। और नया सवाल ये आ गया कि इस भारत देश के करीब करीब 12 शहरों के भीतर राहुल गांधी की आवाजाही यदि मुकदमों को लेकर के ही अगर होने लग जाएगा और राहुल गांधी जिस तर्ज पर वहां के आम लोगों से जुड़ रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता से ही अपनी राजनीतिक ताकत के तौर पर उसको मान रहे हैं, तो फिर हर राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन नहीं खिसकेगी, बल्कि जो पूरा का पूरा हवा क्रिएट किया गया, बनाया गया केवल एक व्यक्ति, एक चेहरे और एक ही आदमी के आश्रय, उसी चकाचौंध के आश्रय, उसी के जरिए क्या ये मुकदमे हुए क्योंकि उसका नाम भी शामिल है। और पिछले दिन सूरत की अदालत में जब फैसला आया था और उसके बाद संसद सदस्यता का जाना, दिल्ली के भीतर घर का छीना जाना, सब कुछ तो पूरे देश के सामने है और हर किसी के जहन में क्या वर्तमान समय की परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी है। और अब सत्ता को ऐसा लगने लगा है कि दरअसल यह मुकदमे ही उसके गले की फांस न बन जाए, क्योंकि हर मुकदमे के ऊपर राहुल गांधी इसी अंदाज में अगर बात करते चले गए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती चली जाती है और उस दौर में अगर राहुल गांधी आम लोगों से, देश की आम जनता से मिलते चले गए जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौर में वो मिल रहे थे, तो पूरी राजनीति तो उन्हीं के इस मुकदमों के आसपास जाकर के सिमट जाएगी और लोग सवाल पूछने लगेंगे कि किसकी मानहानि हुई है। क्या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है देश के भीतर? आखिर मोची से मुलाकात राहुल गांधी का, मोची का क्या कहना, बात इस बात से ही आज शुरू करते हैं।
राम चेत। कितने समय से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल। अभी राहुल गांधी जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने बात करी? हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हो, गरीब हो, कुछ मदद कीजिए। अच्छा सिलाई कर रखी है थोड़ा से, अच्छा अच्छा किस तरह से बनाते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा? हाँ। क्या अपने लिए भी कुछ बनवाया? नहीं नहीं, अपने कौन सा जूता सिला था? जरा दिखाइए। चप्पल सिले, ये चप्पल इसको भी लगाए हैं? क्या दिखाइए? इसको चिपकाए हैं, अच्छा इसको चिपकाए हैं, इसको सिलाई की है। अब आप बखूबी कल्पना कीजिए कि यह तो सुल्तानपुर का क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश के भीतर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन हिली हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। और इसी तर्ज पर इस भारत देश के भीतर में चाहे असम का कामरूप हो, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, या फिर बांद्रा का इलाका हो, या फिर ठाणे का इलाका हो, या फिर पुणे का क्षेत्र हो, या फिर बिहार के भीतर पटना हो, या फिर गुजरात के भीतर भी अहमदाबाद हो, सूरत हो, या फिर झारखंड के भीतर रांची चाईबासा हो, सुल्तानपुर का इलाके के भीतर तो आज पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ बेंगलुरु होता है, दिल्ली होता है और अहमदाबाद शहर भी होता है। उस दायरे में आता है जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन सारे तमाम केसों को अगर आप समझना शुरू करेंगे तो फिर बात सुल्तानपुर से ही बात निकलेगी। और सुल्तानपुर को लेकर के आप ध्यान दीजिए, 4 अगस्त 2018 यानी ठीक करीब 6 साल पहले बेंगलुरु के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा राहुल गांधी से कि भारतीय जनता पार्टी खुद को ईमानदार और साफ छवि की बताती रही है, क्या आपकी राजनीति उस तर्ज पर होगी? राहुल गांधी का जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और सागोई राजनीति की बात तो करती है, लेकिन जिस पार्टी की अध्यक्ष पर ही हत्या के केस का आरोप दर्ज हो और वो आरोपी हो, तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि वह पार्टी ईमानदार है और स्वच्छ छवि की है? इस पूरे बात को लेकर के सुल्तानपुर के भीतर उस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लोकल बीजेपी के नेता, जिला कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी विजय मिश्रा, उनको बात चुभ गई और अदालत के भीतर पहुंच गए। उन्होंने केस यानी मुकदमा दर्ज कर दिया और केस आईपीसी के धारा 499 यानी अफवाह फैलाना और किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना, इस आरोप के तहत यह केस को, इस मुकदमे को दर्ज कर लिया गया। 2018 से लेकर के 2024 के दौरान 12-13 बार बुलावा आया राहुल गांधी के लिए। 3 मौके पर राहुल गांधी वहां पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे 20 फरवरी को, तब भी गए। 2 मिनट की पेशी हुई, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी तारीख 2 जुलाई को दी गई। इसी साल 2 जुलाई के भीतर क्योंकि संसद सत्र चल रहा था, वहां भाषण थे, उस तारीख को आगे बढ़ाया गया। फिर 26 जुलाई की तारीख आई जो आज की तारीख होती है, और आज 16 मिनट सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी ने गुजारा। यानी दिल्ली से सुल्तानपुर 700 किलोमीटर हवाई जहाज, सड़क मार्ग, सब चीज करते हुए सुल्तानपुर की अदालत पहुंचे और वहां पर 16 मिनट अदालत के भीतर में उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं, मैं और मेरी पार्टी के छवि को धूमिल करने के लिए ही इस तरीके की राजनीतिक साजिश रची गई है। ये राहुल गांधी का कहना था। आप कल्पना कीजिए कि कोई एक सामान्य राजनेता हो या फिर कोई इस भारत देश के एक सामान्य व्यक्ति हो, एक आम नागरिक हो, इस तरीके से तो यह एक केस है। ऐसी अगर दर्जनों केस उसके ऊपर हो जाए और सारे के सारे केस पॉलिटिकल वे में उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को लेकर के और उसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अगर कर रहे हो, तो पूरे दिन तो अदालत के चक्कर लगाते हुए गुम हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं और इस बात को लेकर के दिल्ली शायद उस राजनीति को बचा नहीं पा रही है, क्योंकि इस दौर में देश की आम जनता के साथ ताल्लुकात सत्ता के खत्म सा हो गया। जो बजट के भीतर नजर आया, अलग अलग पॉलिसी के भीतर नजर आया, अलग अलग समय में अलग अलग मुद्दों पे नजर आया, कॉर्पोरेट फ्रेम के भीतर भी ये नजर आया, और इस देश में सार्वजनिक उपकरणों को बेचने में भी नजर आया, और नौकरियां देने की स्थिति में सरकार, मौजूदा सरकार नहीं है, उसके भीतर भी ये नजर आया। तो जब देश की आम जनता से सरकार की सरोकार नहीं होगी और इस देश में राजनीति की जाएगी, तो उसका असर जो कोई भी हो, लेकिन आज पूरी की पूरी जो है पन्ने पलट देनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के दौरान एक बात बोल रहे थे कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमे करने हैं आप कर दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, न मैं आरएसएस से डरता हूं, न मैं भारतीय जनता पार्टी से डरता हूं।
ये राहुल गांधी कह रहे थे, बकौल राहुल गांधी कहते थे। हेमंत को जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं लड़ता, मैं बीजेपी से नहीं लड़ता, मैं आरएसएस से नहीं लड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा लो। अब ऐसे में राहुल गांधी ये सोचते हैं और इस बात को मान करके चलते हैं कि मौजूदा सत्ता राजनीतिक तौर पर उनको फंसाना चाहती है और उनकी जीवन से राजनीति को छीन करके अदालतों के चक्कर लगवाना चाहती है। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का मानना है कि चाहे ईडी की पूछताछ हो या फिर तारीख दर तारीख इस दौर में दिया जाना हो, क्योंकि आज भी सुल्तानपुर की अदालत ने अगली तारीख 12 अगस्त तय कर दिया। यानी ये तय कि क्यों तारीख तय की, जब एक मुकदमे की पूरी सारी चीजें सामने हैं, ये सारे सवाल किसी के जहन में हो सकता है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो तमाम सारी बातें को एनालिसिस करने के बाद, जो तमाम सारी चीज़ों को समझने का जो प्रयास किया कि आखिरकार कैसे कैसे केस दर्ज हुए हैं, कैसे कैसे मुकदमे राहुल गांधी पे दर्ज हुए हैं। आरएसएस को लेकर के अंजन कुमार गोरा जो संघ के हैं, एक उन्होंने आरएसएस को लेकर के मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर ठोक दिया और ये असम के कामरूप में मुकदमा चल रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी के भीतर महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के आरएसएस को लेकर के उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसमें जिला संघ कार्यालय के भीतर एक कर्मचारी राजेश एम गुंडे करके हैं, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कर दिया। भिवंडी में हुआ केस भी राहुल गांधी पे चल रहा है। महाराष्ट्र के बांद्रा के भीतर गौरी लंकेश हत्याकांड के भीतर आरएसएस की भूमिका को लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा, उसके भीतर आरएसएस के एक्टिविस्ट श्रुति मान जोशी ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया। बांद्रा के भीतर भी राहुल गांधी पे केस चल रहा है। ठाणे महाराष्ट्र के भीतर भी गौरी लंकेश को लेकर के इसी तरीका का केस आरएसएस का सदस्य विवेक चंपा निर्कर ने कर दिया था। वह सारे केस भी चल रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के भीतर सावरकर को लेकर के मानहानि का मुकदमा विपिन कुछ पांडे करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पुणे महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर के, सावरकर के पोते सत्यागी सावरकर ने केस मुकदमा दर्ज करवाया, वो भी केस चल रहा है। तो आरएसएस और सावरकर की एक अलग ही लाइन है। दूसरी बात है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पटना बिहार में मोदी जी ने मुकदमा ठोका था, जो राहुल गांधी ने कहा मोदी समाज को लेकर के, खुद सुशील मोदी का निर्धन हो चला है, सुशील मोदी ने ठोका था। लेकिन ये केस अभी चल रहा है सूरत में मोदी समाज को लेकर के। इसी तरीके से पुनेश मोदी ने जो बीजेपी के एमएलए, उन्होंने केस दर्ज करवाया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा कि आप क्या कर रहे हैं, 2 साल की सजा क्यों दे रहे हैं। यानी एक पूरी प्रक्रिया के तहत निचली अदालतों से लेकर के ऊपरी अदालतों तक की परिस्थिति के भीतर कोई व्यक्ति कैसे फंस जाए, इस बात की व्यवस्था। और ये केवल सूरत भर तक नहीं है, रांची के भीतर भी मोदी समाज को लेकर के प्रदीप मोदी ने मुकदमा दर्ज किया राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर के। किरगांव के भीतर भी नरेंद्र मोदी को मानहानि का मुकदमा, नरेंद्र मोदी को लेकर के, मोदी महेश श्रीमल करके बीजेपी कार्यकर्ता है, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया। लखनऊ के भीतर मोदी समाज को लेकर के एक मुकदमा, वहां पर एक कोई श्रीवास्तव करके हैं, वो मुकदमा, जो बीजेपी के काउंसलर होते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी समाज, ये वक्तव्य भी 2019 का है, तब से ये मुकदमा चला आ रहा है। लेकिन उसके भीतर एक और ताकतवर व्यक्ति का नाम जुड़ा, ये नाम था अमित शाह। अहमदाबाद गुजरात के भीतर अमित शाह को लेकर के मानहानि का मुकदमा, कृष्ण वंदन कुछ एक है जो बीजेपी के पूर्व पार्षद है, वहां पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराई। रांची के भीतर अमित शाह, जो सुल्तानपुर में भी जो केस हुआ था, उस अमित शाह को लेकर के ही हुआ था कि उनके खिलाफ क्यों कहा, क्या कहा और ऐसी क्यों बात कही जिसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज था। रांची में नवीन झा ने किया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। रांची से सटा हुआ चाईबासा का इलाका होता है, चाईबासा में प्रभात कुमार ने, जो बीजेपी के वर्कर हैं, उन्होंने भी अमित शाह के ऊपर वहाँ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। इसी प्रकार से सुल्तानपुर का एक मामला होता है। ये तो एक बात होती है। इसके अलावा भी जो चुनाव के दौरान जो म्यूजिक बज रहा था, उसमें कॉपीराइट वायलेशन को लेकर के बेंगलुरु की अदालत में एमआरटी म्यूजिक वालों ने उसमें राहुल गांधी का पार्टी बनाया। बेंगलुरु के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि का मुकदमा अपने को लेकर कांग्रेस की पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर ठोक दिया कि आप जिस प्रकार से वहां पर नारे लगा रहे हैं, जो कुछ भी है उसको लेकर के मानहानि ठोका गया। अहमदाबाद के भीतर कोऑपरेटिव बैंक और उसके चेयरमैन ने मानहानि का मुकदमा
बैंक और उसके चेयरमैन ने, क्योंकि अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एक समय में भारतीय जनता पार्टी के पुराने अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन सब बातों को लेकर के राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे, उसके भीतर भी मुकदमा ठोक दिया गया। दिल्ली की अदालत के भीतर एक रेप पीड़िता की पहचान सामने लाने के लिए वो मामला भी दिल्ली में चल रहा है, और एक नेशनल हेराल्ड का मामला तो पहले से ही चल रहा है। एक पूरी लंबी प्रक्रिया के तहत ये सारे मामले, यदि अदालत के दायरे में किसी को अगर फंसाना है, वो अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है, तो फिर वो कैसे लड़ाई लड़ पाएगा, यह एक सवाल हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय की राजनीति ने तमाम परिस्थितियां ही पलट के रख दी है, क्योंकि जब आज राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ से लेकर के सुल्तानपुर तक जो हालात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर था, और जितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी अदालत के बाहर थी, उसने एक संदेश इस देश को दे दिया कि यह केस ही कहीं कांग्रेस की ताकत तो नहीं बन गई है, और कांग्रेस की ताकत में राहुल गांधी की मौजूदगी वह एक केस में शामिल होने जा रहा है और फूल बरसाए जा रहे। ये संदेश है उस राजनीति के लिए, जिसको ऐसा लगता है कि दरअसल अदालतों का चक्कर लगा करके किसी की राजनीति को खत्म किया जा सकता है इस दौर में। तो एक बार इस पूरा प्रकरण को जरूर आप देखिए, जो लखनऊ एयरपोर्ट से शुरू होता है और सुल्तानपुर की अदालत तक पहुंचते पहुंचते कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की जमात यानी भीड़, सब कुछ नजर आ रहा है। अभी एक बार देख लीजिए। जाहिर सी बात है कि इस उत्साह, उल्लास और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हुजूम से लेकर के आम लोगों की मौजूदगी भी उस जगह पे नजर आई जहां जहां राहुल गांधी गए। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी की अपनी लोकप्रियता इस दौर में चरम पर है, या फिर इस भारत देश के भीतर में एक ऐसी राजनीतिक शून्यता है जिसके भीतर किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसा कोई नायक नहीं है जो इस भारत देश के भीतर में पहचान बना सके। और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की, जिस राजनीतिक रेखा को खींच डाला है, उनकी मौजूदगी ही उस जगह की राजनीति को क्या बदल सकती है। आखिर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के आसपास हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव खूब जिताया। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस जीत गई, सुल्तानपुर और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की मौजूदगी नजर आने लगी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। सवाल ये है पहली बार कि ऐसे मुकदमे जो राहुल गांधी के ऊपर ठोके गए या फिर मुकदमे किए गए, उन सारे केसेस को लेकर के अगर इस भारत देश के भीतर में केवल इसी आधार पर अगर घूमते चले जाते हैं, क्योंकि सारे मुकदमे का जो आपके सामने नाम लिया था उसमें केवल एक बेंगलुरु में म्यूजिक कॉपीराइट वायलेशन का मामला यह जो सीधा जुड़ाव जिसका भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, MRT म्यूजिक वालों से होता है। इसके अलावा तमाम सारे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि है, या बीजेपी से या RSS से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है, और आरोप भी बीजेपी के नेता और RSS के ऊपर लगाए गए। तो क्या इस भारत देश के भीतर जो बीते करीब 10 वर्षों से, एक दशक से जो राजनीतिक आश्रय जो इस भारत देश के भीतर जो कुछ भी हुआ, वो पहली बार सब कुछ अब देश की आम जनता को समझ में आने लगा और एक ऐसी परिस्थिति राजनीतिक तौर पर बदलाव की है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें एक उम्मीद के आश्रय इस भारत देश के भीतर में जो पुराने जितने भी फैसले सत्ता ले रही थी उस पर अब सीधा सा सवाल
सवाल उठाने की परिस्थितियों को पैदा कर रही है इस दौर में। और यही घबराहट दिल्ली के शीर्ष नेताओं में है, क्योंकि दिल्ली के भीतर और दिल्ली का संवाद या फिर दिल्ली की आवाजाही देश के आम लोगों के बीच हो ही नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा चुनाव के बाद से सार्वजनिक रैली वो कहीं भी करते हुए नजर नहीं आए। आज वो करगिल में जरूर नजर आए थे, लेकिन करगिल इस भारत देश की सिराओं में बहता है जो युद्ध हुआ था, क्योंकि उसमें हमारे देश के बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो इस भारत देश के सेना का भी राष्ट्रीयकरण करने के साथ उसका राजनीतिक फायदा उठाने की परिस्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत टेढ़ी तरीके से खिली गई। लेकिन अब लोगों के भीतर यह सारे सवाल हैं कि आप जिस राजनीति को कर रहे थे और जिस आश्रय कर रहे थे उसमें राहुल गांधी को लेकर के 2019, 20, 21, 22, जी हाँ, उससे पहले की परिस्थिति और उसके बाद की परिस्थिति के भीतर जब आप मौजूदा समय में खड़े होंगे तो इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या फिर उनके गवर्नेंस के तौर तरीके या फिर उनके सार्वजनिक रैलियों के भीतर दिए जाने वाले भाषण, स्पीच, आपको एक ही झटके में लगेगा कि इस भारत देश के भीतर में पॉलिटिकल वैक्यूम है, राजनीतिक शून्यता आ गई है, कहीं कोई नजर आ नहीं रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी उम्मीद के आश्रय इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक केवल सत्ता नहीं टटोल रही है, बल्कि इस भारत देश के भीतर में समानता और उस हक का सवाल खड़ा लगातार कर रही है जो संविधान के भीतर दर्ज है। तो यानी ये कहे कि संवैधानिक परिस्थितियां भी इस दौर में कैसे राजनीतिक सियासी तौर पर दफन करने की प्रयास की गई है। खुला खेल एक एक करके राहुल गांधी की हर यात्रा के साथ जुड़ जाता है। यानी ये कहे कि राहुल गांधी यदि इस भारत देश के भीतर लगातार घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से उनका इंटरेक्शन, मुलाकात, बात और लोगों के साथ उनके साथ इंटरेक्शन ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले नरेंद्र मोदी को लेकर के इस देश के भीतर हुआ करता था। आप ध्यान दीजिए, लाल किले पर भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले तो उसके बाद एक बस्ती में वो झाड़ू लेकर के चले गए थे और थाने में झाड़ू लगाने के लिए। तब पता चला कि अब स्वच्छता अभियान इस भारत देश के भीतर आ गया। लेकिन उस स्वच्छता अभियान के पूरी प्रक्रिया को जब आज तक आप उसको समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वच्छता के साथ साथ इस अभियान के जरिए प्रचार प्रसार राजनीतिक तौर पर और एक चेहरे को उभारने के लिए कैसे किया गया। और इस बार के बजट के भीतर भी स्वच्छता अभियान के ऊपर अच्छी खासी मोटी रकम रखी गई है। यानी ये कहे कि योजनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए और राजनीतिक फायदे को एक चेहरे में पिरो देने के लिए और उसी आश्रय पूरे गवर्नेंस को, तौर तरीकों को लगातार इस भारत देश के सामने रखने की परिस्थितियों का क्या वर्तमान समय में अंत हो चला है और एक नई परिस्थिति इस भारत देश के भीतर लोगों से जुड़ते हुए और उनको उनके हक के समझाते हुए और उनको मुख्य धारा के अंदर लाने का प्रयास करने का पहल जो है, यदि ऐसे केसों के जरिए राहुल गांधी इस भारत देश के भीतर ट्रैवल ही करने लगे तो फिर सरकार कितने दिन बचेगी या फिर सरकार की सांसें कितनी बार सांसें ऊपर नीचे होगी, केवल इस बात से समझा जा सकता है। और इसका असर कितना व्यापक होगा, कितना बड़ा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर चुनाव होना है। ये तो अच्छा है कि हरियाणा के भीतर कोई केस नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के भिवंडी में, बांद्रा में, ठाणे में, पुणे के भीतर इन तमाम 4 जगहों, किरगांव में 4-5 जगहों पे अगर आप देखना शुरू करेंगे तो स्थिति ऐसी लगेगी क्या सच में राहुल गांधी की राजनीतिक मौजूदगी जो है उनके सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ चुकी है। और जो भारत देश के भीतर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि उसके पास अपने जरिए कोई मुद्दा ही नहीं बच पा रहा है। और इस दौर में हिंदुत्व भी उसके बीजेपी के हाथों से फिसल चुका है। ये देश ने ये समझ लिया है। यह संकट बीजेपी के सामने 2 बड़े बातों को सामने रखता है। एक तो ये कि सरकार, सत्ता या फिर उसके द्वारा दर्ज मुकदमे ही राहुल गांधी की पहल को समाज के भीतर छोटे छोटे क्षेत्रों से होकर उन निचली अदालतों तक ले जाएगी जहां पर वहां की राजनीतिक माहौल के भीतर एक ऐसी गर्माहट पैदा हो जाएगी जो वर्तमान नरेंद्र मोदी सत्ता को, यानी बीजेपी सत्ता को डिगा देगी। वहीं अगली परिस्थिति होती है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस दौर में समाज के भीतर यदि सत्ता विरोधी हवा को और तेज कर देता है, यानी एंटी इनकम्बेंसी और तेज हो जाती है, तो फिर उनके समाज के बीच में आते ही या फिर उनके भाषण देते ही, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने इस दौर में सबसे बड़ा संकट ये होगा कि वह करे क्या, वह उनसे निकले कैसे
और ये अंत सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब नरेंद्र मोदी के विकल्प की जरूरत बीजेपी को ज़्यादा है, और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की मौजूदगी समाज के भीतर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को और होने वाली है, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी शाह की उस राजनीति को होने वाली है जो बीते 10 सालों से ठसक के साथ केंद्र में चल रही थी। शायद ये सच यही है। बाकी देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय